नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद चर्चित और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति से जुड़े विवाद को लेकर करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक पद होता है जिसको लेकर करके अक्सर आप समाचारों में सुनते रहते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां पनप जाती हैं जिसके कारण सामान्य तौर पर राज्य सरकार जो कार्यपालिका के तौर पर काम करती है और राज्यपाल के बीच में विवाद की स्थिति देखी जाती है, डिस्प्यूट की स्थिति देखी जाती है। तो इस संदर्भ में आज की चर्चा में हम जो हालिया स्थिति रही है उसके बारे में समझेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर जो विवाद के कारण उत्पन्न होते हैं वह कारण क्या है और उससे जुड़े हुए अन्य जो मसले हैं उन मसलों पर भी बातचीत करेंगे। मसले जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से इस संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है और इसके साथ साथ कुछ आयोगों ने भी अपने स्तर पर सुझाव दिए हैं, रिकमेंडेशंस दिए हैं, उसके बारे में भी हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये संकेतित कर देना चाहूँगा, हिंट कर देना चाहूँगा कि जो राज्यपाल के कॉन्टेक्स्ट में यह विषय है, यह विषय किसमें आना चाहिए? यह विषय आना चाहिए पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था में, है ना। राज्य व्यवस्था जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है IAS की तैयारी करने के संबंध में। और यदि हम मेंस की बात करें, IAS का सिलेबस यदि आप कभी देखे होंगे, यदि आप देखते हैं तो फिर GS के पेपर 2 में जो पॉलिटी है वह पॉलिटी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट के तौर पर देखा जाता है। क्लियर? और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हमारी चर्चा इसी के आधार पर टिकी हुई रहेगी कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में और राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में कैसे सवाल बन सकते हैं और अप्रोच क्या होना चाहिए। क्लियर? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर से क्लिप लिया है और यह क्लिप क्या कहता है, इस क्लिप को आधार बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लिप में कहा गया है कि आफ्टर स्पैट विथ भगवंत मान, पंजाब गवर्नर अप्रूव्स स्पेशल असेंबली सेशन। क्लियर? यहाँ से आप ये समझिए कि पंजाब में एक जो है तूतू मैमे की स्थिति पनपी। ठीक है, वह तूतू मैमे की स्थिति कब पनपी? जबकि जो पंजाब की कार्यपालिका है, पंजाब की जो सरकार है, उसने राज्यपाल साहब से कहा कि मुझे अपना विश्वास मत स्पष्ट करने के लिए, विश्वास मत के लिए हमें सेशन की आवश्यकता है, स्पेशल सेशन की आवश्यकता है विधानसभा की, है ना। विशेष सत्र आप आहूत कीजिए और इसी के आधार पर जब हम विशेष सत्र में शामिल होंगे तब हम अपना विश्वास मत वहां पर दर्शाना चाहते हैं। ये किसने कहा? तो पंजाब सरकार ने कहा। किससे? तो राज्यपाल से। आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल होते हैं वही जो विधानसभा होती है, विधानसभा को आहूत कर सकती है। आहूत करना मतलब उसका आवाहन करना, यानी कि कोई भी बैठक होगी विधानसभा की, उनके आवाहन करने के बाद ही। क्लियर? ये संवैधानिक जो है प्रावधान है। और इस संदर्भ में हुआ ये कि जो राज्यपाल साहब हैं, राज्यपाल साहब ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी विशेष सेशन जो आप चाह रहे हैं वो हम आहूत नहीं करेंगे। ये 22 सितंबर की बात है, बीते 22 सितंबर की बात है ना। मतलब 22 सितंबर को ही यह सेशन आहूत करने की कोशिश वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा की गई थी और इसे इनकार कर दिया गया राज्यपाल महोदय के द्वारा। इसके बाद जो है चर्चा का बाजार गर्म हुआ और इसके बाद ये स्थिति बनी दोनों पदों के बीच में, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में एक जो है तूतू मैमे की स्थिति बनी। तूतू मैमे का मतलब कि दोनों स्तरों पर अपने अपने स्तर पर आर्गुमेंट्स दिए गए। क्लियर? अब सेकेंड टाइम में फिर से जो है इस सत्र को आह्वान किया जा रहा है कल ही के दिन, यानी कि 27 सितंबर के दिन। आज 26 तारीख है और कल ही के दिन इस सत्र को फिर से आह्वान किया जाएगा, यानी कि राज्यपाल महोदय ने विशेष सत्र की अनुमति दे दी है। इस बार जो तर्क दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ये तर्क दिया गया है कि जो भी पराली जलाए जाते हैं और विद्युत से संबंधित जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं,
विद्युत कंपनियों से संबंधित जो मुद्दे हैं, विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हम विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए राज्यपाल महोदय ने इसको आहूत किया है, विधानसभा सत्र को आहूत किया है। क्लियर? यहाँ तक बात आप समझ गए कि आखिर पंजाब सरकार और जो राज्यपाल महोदय हैं पंजाब के, उनके बीच में किस बात को लेकर करके तर्क वितर्क चल रहा था। ठीक है, बहरहाल 27 सितंबर यानी कि कल के लिए विशेष सत्र को आहूत किया गया है राज्यपाल महोदय के द्वारा। क्लियर? यहाँ पर आपको मैं एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसके बाद अब स्थितियां जो हैं वो और अधिक आपको व्यापक तौर पर समझने की जरूरत है। कारण ये है कि जो पंजाब का मसला है, पंजाब के मसले को तो हमने समझ लिया कि जो तर्क वितर्क की स्थिति थी, जो आधार था, वह क्या था। क्लियर? यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल महोदय ने हालांकि अपने तरफ से एक तर्क ये दिया था कि मैं अनुच्छेद 167 और 168 इसके आधार पर ही मैं अपनी बात कह रहा हूं, इसमें कोई भी बात निराधार नहीं है। यह किसने कहा? तो पंजाब के राज्यपाल महोदय ने। किससे कहा? तो मुख्यमंत्री महोदय से कहा, है ना। इन्होंने यही कहा कि जो अनुच्छेद 167 है उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी मुख्यमंत्री महोदय होते हैं वो अपनी मंत्रिपरिषद की गतिविधियों के बारे में सूचना किसको देंगे? तो राज्यपाल महोदय को देंगे। राज्य के मामलों से संबंधित जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं, उसके बारे में अवगत कराने का जिम्मा मुख्यमंत्री को है। किसे वह अवगत कराएगा? तो राज्यपाल को अवगत कराएगा और यह अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, राज्यपाल महोदय ने ये भी कहा कि अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के गठन की भी व्यवस्था है और विधानमंडल के गठन में यह बात निहित है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल भी विधानमंडल के अंतर्गत शामिल होता है। क्लियर? तो ये सारी बातें उन्होंने अपने स्तर पर की। बहरहाल इस तर्क वितर्क को लेकर करके जो अंततः स्थिति निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि कल एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा पंजाब की विधानसभा में। क्लियर? अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम समझें तो दिल्ली भी देखो, इसका नेचर बहुत ही विचित्र है ना। पहला नेचर यह है कि यह एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि संघ शासित प्रदेश भी है। दूसरा, यह एक स्टेट के तौर पर भी काम करता है ना। यहाँ पर क्या है? निर्वाचित विधानसभा है कि नहीं। तो ये अपने आप में एक विशेष स्थिति को महत्व देता है और इसे स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। किसके माध्यम से? तो आर्टिकल 239A के माध्यम से, ठीक है ना। 239A के माध्यम से इसे विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर निर्वाचित विधानसभा होती है। क्लियर? अभी इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जो प्रशासक होते हैं, चूंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, संघ शासित प्रदेश भी है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशासक जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। क्लियर? गवर्नर नहीं कहा जाता है, बल्कि उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर LG के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये होती है कि दिल्ली की सरकार और LG के बीच में अक्सर किन्हीं मुद्दों पर विवाद की स्थिति देखी गई है और इस लिहाज से चूंकि जब हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति के बारे में, तो इस विवाद में दिल्ली भी शामिल हो जाता है। देखो यहाँ पर हुआ ये कि हाल के समय में मैं आपको बताऊं कि कल ही के दिन यानी कि 27 सितंबर को ही जो एक संविधान पीठ है सर्वोच्च न्यायालय का संविधान पीठ एक मामले पर सुनवाई करने वाला है। कौन सा मामला है वो? वह मामला ये है कि दिल्ली में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, यानी कि प्रशासनिक नियुक्तियां, प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं, उनमें जो नियुक्तियां की जाती हैं और उनमें जो ट्रांसफ़र की व्यवस्था की जाती है, इसके संदर्भ में एक विवाद की स्थिति पनपी थी और इसी को लेकर के कल यानी कि 27 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय की
न्यायाधीशों की खंडपीठ है जो कि संवैधानिक खंडपीठ कहलाता है, उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने ही चाहिए। यही खंडपीठ कल इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। सुनवाई का कारण क्या है? सुनवाई का कारण समझने के लिए इसे हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में ले चलते हैं। देखो, होता है ये कि 2015 है ना, वर्ष 2015 में दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में विवाद की स्थिति पनपी। विवाद की स्थिति का कारण ये था कि पहला तो ये कि जो मुख्य सचिव हैं दिल्ली सरकार में, उनकी नियुक्ति को लेकर करके दोनों के बीच में विवाद देखा गया, है ना। मुख्य सचिव की नियुक्ति, मुख्य सचिव की नियुक्ति, क्लियर, कि इसमें जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, दरअसल किसके पास होना चाहिए? एलजी के पास होना चाहिए या जो कार्यपालिका है उसके पास होना चाहिए। दूसरा, जो इंक्वायरीज, जो करप्शन से संबंधित, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच संबंधी संस्थाओं का गठन, संस्थाओं का गठन, दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। मुख्य सचिव की नियुक्ति और भ्रष्टाचार की जांच संबंधी संस्थाओं के गठन के संदर्भ में किसके पास में अधिकार होना चाहिए, क्लियर। तो इसी को लेकर करके दिल्ली की सरकार और एलजी के बीच में एक तनाव की स्थिति देखी जाती है। बाद में यह विषय कहा जाता है तो दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली उच्च न्यायालय में चला जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में वहाँ पर यह निर्णय दिया गया कि जो एलजी हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो अपने स्तर से बिना दिल्ली सरकार से बातचीत किए, बिना उनकी सलाह के भी निर्णय ले सकते हैं। अब होता है ये कि दिल्ली सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय के अगेंस्ट में याचिका दायर करती है। कहाँ पर? ऑब्वियसली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में वह याचिका दायर करती है। कौन? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार की याचिका की सुनवाई की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई की जाती है तो वर्ष 2018 में, यहाँ पर क्रम ध्यान में रखिएगा कि वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो यह मुद्दा है, इस मुद्दे पर तो स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि दिल्ली की जो एलजी हैं वह दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से सलाह मशविरा करके ही कोई निर्णय दे सकते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, उसके उलट में फैसला दे दिया इस विषय पर, ठीक है। लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जुड़ा हुआ जो मामला था कि जो नियुक्ति या फिर ट्रांसफर की शक्ति होती है लोक सेवाओं के संदर्भ में, वह शक्ति किसके पास होनी चाहिए? वह दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए या फिर एलजी के पास होनी चाहिए। यह विषय जो है वो सॉल्व नहीं हो सका, और इस कारण से इसको लेकर करके आगे स्थितियां आगे बढ़ती रहीं, और बाद में यह स्थिति देखी गई कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही एक 5 सदस्यों की, 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ गठित की गई है, और इसके द्वारा सुनवाई की जाने वाली है। ये कल होगी इसकी सुनवाई, यानी कि 27 सितंबर को, ठीक है ना। तो ये आप एक क्रम समझ सकते हैं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, क्लियर। आगे बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में जो एक विषय आया था कुछ दिन पहले, उसमें यह था कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, NEET, है ना, NEET, है ना। इसके कॉन्टेक्स्ट में तमिलनाडु विधानसभा ने एक बिल पास कर दिया था, और बिल पर साइन करवाने के लिए राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया। राज्यपाल महोदय ने उस संदर्भ में कोई ऐसा सच निर्णय नहीं लिया, और वो वापस विधानसभा को लौटा दिया था। तो जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है उसने कहा कि राज्यपाल महोदय ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया है, जबकि उन्हें यह जो बिल है वो आगे राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाना चाहिए था, क्लियर।
तो ये सब स्थितियां यहाँ पर तमिलनाडु में भी उभरी और तमिलनाडु में भी राज्यपाल और तमिलनाडु की राज्य सरकार के बीच में इस मुद्दे को लेकर करके विवाद की स्थिति देखी गई। आगे पश्चिम बंगाल में तो अजीब की स्थिति बन गई। देखो, सामान्य तौर पर यह होता है कि जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उसके जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। पश्चिम बंगाल ने एक बिल पास किया और उसमें यह कहा गया कि जो चांसलर होंगे वो राज्यपाल नहीं होंगे बल्कि सीएम होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट सी स्थिति ये देखी गई कि भाई कोई भी बिल तो तभी पारित होगा ना जब अधिनियमित होगा ना, जबकि उस पर राज्यपाल महोदय साइन कर दें। और यह जो बिल था यह ऐसा बिल था इसमें यह कहा गया था कि राज्यपाल महोदय चांसलर नहीं बनेंगे बल्कि सीएम चांसलर बनेंगे। अब ये अजीबोगरीब स्थिति हो गई ना कि राज्यपाल के पास में ही साइन करने के लिए जाएगा कि आप इस पद को नहीं संभालेंगे, आप चांसलर का पद नहीं रहेंगे। क्लियर। तो इसको लेकर करके पश्चिम बंगाल में भी वहां की राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में एक विवाद की स्थिति देखी गई। क्लियर। फिर हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हाल के समय में ये स्थिति देखी गई कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके एमएलए के तौर पर निर्योग्यता को लेकर करके, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर करके एक तनाव की स्थिति देखी गई और राज्यपाल महोदय ने इस पर कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, कदम नहीं उठाया और इसको लेकर करके राज्यपाल की भूमिका पर एक सवालिया निशान लगा। क्लियर। तो ये सारे जो उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण क्या दर्शाते हैं? ये यही दर्शाते हैं कि राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति के कॉन्टेक्स्ट में राज्य सरकार और जो राज्यपाल होते हैं उनके बीच में एक जो तनाव की स्थिति होती है ये अक्सर हाँ देखी जाती है। और अलग अलग राज्यों का उदाहरण देते हुए मैंने आपको ये चीज़ स्पष्ट भी की। ये उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि सवाल परीक्षा में बन सकता है इस आधार पर कि हालिया उदाहरणों के आधार पर आप अपने उत्तर की पुष्टि करें। क्लियर। इसलिए ये उदाहरण आपको बताना जरूरी है और इनका आधार भी बताना जरूरी है ताकि आप पूरी घटनाक्रम को अच्छे से समझ सकें और उसके आधार पर आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें। ठीक है। तो वर्तमान में जो स्थिति है राज्यपाल के संदर्भ में और हालिया जो विवाद की स्थितियां देखी गई हैं अलग अलग राज्यों में क्या क्या आधार रहे हैं वो तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे अब हम थोड़ा समझते हैं कि राज्यपाल के पद की जो पृष्ठभूमि है वह कहां से निकलकर सामने आती है। क्लियर। यहां तक आप समझ चुके। अब हम थोड़ा सा इसको और पीछे ले चलते हैं। ठीक है। बात है 1858 की। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में क्या हुआ था? 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, है ना। 1857 की क्रांति के बारे में तो आपने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत में, है कि नहीं। तो 1858 में होता है ये कि ब्रिटिश क्राउन जो है यहाँ का शासन संभाल लेता है। ठीक है। ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर काबिज हो जाती है। पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद वह समाप्त हो जाती है और फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ पर हो जाता है और जो वायसराय होते हैं वह ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर कार्य करना शुरू कर देते हैं भारत में। ये तो आपको पता ही है। जो वायसराय होता है या फिर जो गवर्नर जनरल भी आप कह सकते हैं उसी के अंतर्गत गवर्नर पद जो है आता है। गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के अंतर्गत उसके सुपरविजन में यह जो व्यक्ति है वह प्रांतों में काम करना शुरू करता है। बाद में इसके पद में और अधिक बदलाव होता है और वर्ष 1935 में भारत का जो शासन अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है दोस्तों। इस अधिनियम में गवर्नर जो होते हैं इसकी शक्तियों में थोड़ा सा इजाफा किया जाता है ना, शक्तियों में विस्तार। ठीक है। विस्तार करते हुए इनको कुछ विशिष्ट शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं। ठीक है। विशिष्ट शक्तियां। ठीक है। और विशिष्ट उत्तरदायित्व तो भी दिए जाते हैं। किनको? तो गवर्नर महोदय को, राज्यपाल महोदय को। क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे समझते हैं। अब जबकि संविधान सभा का गठन हो चुका है और संविधान सभा में भी इस पद के बारे में चर्चा होती है, डिस्कशन होता है कि
जो राज्यपाल के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, क्या यह नामित होना चाहिए या फिर निर्वाचित होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो राज्यपाल महोदय होते हैं वे निर्वाचित नहीं होते हैं, इनका चुनाव नहीं किया जाता है, ये नॉमिनेटेड होते हैं। यानी कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और किसी भी राज्य में उनको भेजा जाता है। क्लियर, इनका निर्वाचन नहीं किया जाता है, प्रत्यक्ष तौर पर इनका कोई चुनाव नहीं होता है। और न ही एज सच जो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, ऐसा इनके चुनाव में नहीं होता है। इनको बस एक व्यक्ति को जो राज्यपाल की योग्यता रखता है उसको चुन कर करके और भेज दिया जाता है किसी भी राज्य में जहाँ पर भी राज्य सरकार होती है। क्लियर। तो इस संविधान सभा में इस पर डिस्कशन भी किया गया था कि जो राज्यपाल महोदय हैं इनको नॉमिनेटेड होना चाहिए या फिर इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इस पर जो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने तर्क दिया था कि जो राज्यपाल का पद है इसको नामित ही होना चाहिए, निर्वाचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम राज्यपाल के पद को भी निर्वाचित करेंगे तो एक बेवजह की टकराहट सामने आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री होगा वह भी निर्वाचित ही होगा, है ना। तो दोनों को एक ही संदर्भ में समान अधिकार इस तरीके से मिल जाएगा, तो दोनों अपने अपने स्तर पर उसका जो है ओवर रूल कर सकते हैं। कोई अपने स्तर से चला सकता है काम और कोई दूसरे हिसाब से काम चला सकता है कि नहीं। तो इस लिहाज से निर्वाचित की जो एक धारणा थी, निर्वाचित राज्यपाल की जो एक धारणा थी, इसको अंततः समाप्त कर दिया गया और नॉमिनेटेड यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है इसी को महत्व दिया गया। इसके साथ ही राज्यपाल के विवेकाधिकार को लेकर के भी तर्क वितर्क की स्थिति देखी गई थी संविधान सभा में, है ना। और इसमें यह कहा गया था कि यदि राज्यपाल के पास में विवेकाधिकार होगा तो राज्य की जो कार्यपालिका है वो तो कार्य ही नहीं कर पाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस तर्क के अगेंस्ट में ये कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्तियां देने का अर्थ यह कतई नहीं है कि जो राज्य की कार्यपालिका है वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, है ना। यह कुछ विशिष्ट विषयों पर ही यह अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। कौन? तो राज्यपाल। क्लियर। ये सभी जो विषय हैं ये संविधान सभा में भी चर्चा के केंद्र में रहे थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा समझते हैं कि राज्यपाल के पद के कॉन्टेक्स्ट में जो अलग अलग समय अंतराल में जो घटनाएं घटी हैं उसमें कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं जिसको यहाँ पर डिस्कशन करने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले 1952 में मद्रास, तत्कालीन जो मद्रास था वहां पर राज्यपाल के पद के अगेंस्ट में एक विवाद की स्थिति देखी गई थी। विवाद की स्थिति ये देखी गई थी दोस्तों कि उस समय जो तत्कालीन मद्रास के राज्यपाल महोदय थे इन्होंने यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, है ना, इस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त था, लेकिन इसको बहुमत होते हुए भी जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने कांग्रेस, है ना, कांग्रेस जो राजनीतिक दल है उसके महत्वपूर्ण नेता जो सी राजगोपालाचारी जी थे उनको निमंत्रण दिया सरकार बनाने के लिए, है ना। और सबसे पहली बार इसी संदर्भ में राज्यपाल के पद को लेकर करके एक विवाद की स्थिति सामने आई थी कि भाई बहुमत है इसे और सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जा रहा है इस राजनीतिक दल को, है कि नहीं। तो इस कारण से पहली बार जो राज्यपाल का पद था वह विवादों के घेरे में आया था। इसके बाद वर्ष 1967 की बात करें तो वर्ष 1967 के आसपास में ऐसी स्थितियां देखी गई कि देश के कई हिस्सों में जो कांग्रेस राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी जो है, इसकी सत्ता समाप्त हुई और उसके बाद राज्यपाल का पद अक्सर विवादों में बना रहा। इसके बाद 1988 में देखो एक आयोग का गठन किया जाता है और उसका नाम है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, है ना, इसका नाम सुना है, बहुत ही फेमस आयोग है ये केंद्र और राज्य संबंध को लेकर करके बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग के तौर पर काम करता है
सरकारी आयोग 1988 में इसका गठन किया गया था। और इस आयोग ने रिकमेंडेशन दिया, सिफारिश दी कि भाई देखिए, जो राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय भेजते हैं राज्यों में, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार है, उस राजनीतिक दल से वास्ता रखने वाले व्यक्ति राज्यपाल के पद के तौर पर उस राज्य में नहीं जाएं जहां पर कि अपोजिट पार्टी की सरकार है। मान लीजिए कि केंद्र में किसी पार्टिकुलर राजनीतिक दल की सरकार है और उस राजनीतिक दल के अगेंस्ट में किसी राज्य विशेष में दूसरे दल की सरकार है, तो राज्यपाल के तौर पर वह व्यक्ति उस राज्य में नहीं जाएगा जिसकी नज़दीकी केंद्र सरकार से है ना। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखने की कोशिश की गई इस आयोग की सिफारिश में। आगे बात करते हैं 1994 के कॉन्टेक्स्ट में। 1994 में देखते हैं क्या होता है। देखो इस समय क्या होता है कि SR बुम्मई बनाम भारत संघ, है ना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के तौर पर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के तौर पर जाना जाता है भारत में राज्यपाल के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए SR बुम्मई जो थे, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके थे और इनकी सरकार को हटा करके, इनकी सरकार को अपदस्थ करके और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, है ना। और इन्होंने यानी कि SR बुम्मई साहब ने यह तर्क दिया था कि भाई हमें अपने बहुमत साबित करने का मौका भी नहीं दिया और आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, है ना। दरअसल हुआ ये था कि कुछ दल बदल से संबंधित गतिविधियां चली थी उस समय कर्नाटक में, और इसके बाद इनको बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया आर्टिकल 356 के माध्यम से। क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 356 जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद के तौर पर जाना जाता है। जब भी राज्यपाल को लगता है कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है राज्य में, तब फिर वह राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। और इसी के आधार पर कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और इसी को चुनौती दी गई SR बुम्मई जी के द्वारा। कहाँ पर? तो सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। और इस माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः यह निर्णय दिया कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यपाल के रिकमेंडेशन पर, उसका एक निश्चित आधार होना चाहिए। ऐसा न हो कि बेतरतीब ढंग से बिना किसी लॉजिक के ही हम राष्ट्रपति शासन लगा दें। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यह स्पष्ट तौर पर यह देखा जाना चाहिए क्या सही में राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है या फिर नहीं विफल हुआ है। इन सारी बातों को की पड़ताल की जानी चाहिए। ठीक है। तो यह एक महत्वपूर्ण केस के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद 2007 में MM पूंछी आयोग जो है वह गठित किया जाता है। यह जो MM पूंछी आयोग है, यह आयोग भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है उसी के संदर्भ में यह गठित किया गया था। ठीक है ना। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसी के संदर्भ में MM पूंछी आयोग गठित किया गया था। और इस आयोग ने भी यह स्पष्ट कहा कि जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भाई राज्यपाल के पास में तो विवेकाधीन शक्तियां हैं ही, संविधान ने ये शक्तियां उन्हें प्रदान की हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, है ना, विवेकाधीन शक्तियां जो हैं वो निराधार नहीं होनी चाहिए, उसका कुछ आधार होना चाहिए। ठीक है। विवेकाधीन शक्तियों का आधार होना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए? तो पहला तो ये आधार होना चाहिए कि राज्यपाल इस बात की जांच करे कि मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया निर्णय कहीं असंवैधानिक तो नहीं है,
अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। और दूसरा ये देखा जाना चाहिए कि मंत्रिपरिषद कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि वह अल्पमत में आ गई है, बहुमत उसके पास है ही नहीं, सदन का बहुमत उसके पास है ही नहीं और वह सरकार चला रही है कि नहीं। तो उस कंडीशन में राज्यपाल महोदय विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें कब कही गई? तो ये सारी बातें मदन मोहन पूंछी, MM पूंछी आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अपने रिकमेंडेशंस में ये बातें कही। चलिए अब बात करते हैं 2015 में क्या हुआ। देखो 2015 में हुआ ये कि अरुणाचल प्रदेश में, बात है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वहां के राज्यपाल महोदय ने विधानसभा अध्यक्ष को अपदस्थ कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष को हटा दिया। साथ ही विधानसभा का सत्र बुलाया बिना मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा लिए, है ना। ये सारी गतिविधियां राज्यपाल महोदय ने अपने मन से कर दी कि जहां एक और विधानसभा अध्यक्ष को हटाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने विधानसभा का एक विशेष सत्र भी आह्वान कर दिया, आहूत कर दिया। क्लियर? जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, है ना। सामान्य तौर पर जो राज्यपाल महोदय होते हैं वह विधानसभा का सत्र तभी आहूत करते हैं जब वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह मशविरा ले लेते हैं, यानी कि उनके सलाह पर भी, उनके परामर्श पर ही जो राज्यपाल होता है वह विधानसभा का सत्र आहूत करता है या फिर वह सत्रावसान करता है, जो भी करता है। क्लियर? लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं और इसको लेकर करके विधानसभा अध्यक्ष जो थे अरुणाचल प्रदेश के, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, है ना। तब फिर सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात स्पष्ट की कि राज्यपाल हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, राज्यपाल हमेशा जो है वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही विधानसभा का सत्र आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है या फिर विधानसभा को विखंडित कर सकता है। ये सब कर सकता है राज्यपाल, लेकिन उसके लिए जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है उसका परामर्श जरूरी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि अपने मन से वो कर दे, ठीक है। तो ये सारी गतिविधियां यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं, जिसके आधार पर हम यह देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग समय में एक विवाद की स्थिति पनपती रही है। अलग अलग राज्यों में किन किन आधारों पर विवाद की स्थिति पनपी है, इसके बारे में हमने समझा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अपने स्तर पर क्या निर्णय दिए हैं, ये हमने समझा। कुछ आयोगों ने अपने अपने स्तर पर क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, ये भी हमने समझा। और आज की चर्चा में हम इसी के आधार पर यह जो सवाल है, ये सवाल यहाँ पर रखते हैं, जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है, हालिया उदाहरणों के संबंध में चर्चा कीजिए। क्लियर? हाल के समय में जो भी गतिविधियां रही हैं, क्या राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति है, किस तरीके से राज्यपाल को काम करना चाहिए, वर्तमान में विवाद के क्या कारण रहे हैं, किन किन राज्यों में क्या स्थितियां पनपी हैं, कौन कौन से आयोगों ने क्या कुछ सिफारिशें दी हैं, ये सब आप इसके माध्यम से उत्तर के तौर पर दे सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।